Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था. पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स का आना. अब जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आ जाते हैं तो पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है. हमने डिफरेंट एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ा, जूओफिली के बारे में पढ़ा, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ा. अल्टीमेटली पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा और लैंड ऑन द apex of the pistil that is stigma. अल्टीमेटली पोलन ग्रेन को जहाँ पे आना है वो वहाँ पे लैंड कर चुके हैं. अब जब पोलन ग्रेन लैंड कर चुके हैं तो वो आए किस लिए हैं? तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए आए हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे चिपकना, पोलन ट्यूब का बनना, फर्टिलाइजेशन का होना, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक स्टेप वाइज चलेंगी. हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. पोलन और पिस्टल का आपस में इंटरैक्शन कैसे होता है. जब पोलन पिस्टल का इंटरैक्शन पढ़ते हैं तो इसके पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जब एक पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पे, ये हमने बना लिया पिस्टल या कार्पल, दिस इज स्टिग्मा. तो जब पोलन ग्रेन लैंड करता है या हम ये कह सकते हैं जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, ये जर्मिनेट कर गया स्टिग्मा पे. तो कैसे जर्मिनेट करेगा? बहुत सारे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके चिपकेंगे, बट इसमें से केवल एक पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट. तो मेल गैमीट बनेंगे पहले, उसके बाद वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जाएंगे और फ्यूज करेंगे. तो ये पूरा प्रोसेस भी हम इसके बाद में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे एक पोलन ग्रेन बहुत सारे पोलन ग्रेन में से स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर जाता है, और जैसे ही ये स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है, मान लीजिए वो पोलन ग्रेन है जो स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर गया, स्टिग्मा पे जो शुगर और मॉइस्चर प्रेजेंट है, उस शुगर और मॉइस्चर को ये पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वजह से पोलन ग्रेन का जो इंटरनल कंटेंट है, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो इंक्रीज हो जाता है, फूल जाता है पोलन ग्रेन. और पोलन ग्रेन के फूलने की वजह से अंदर एक प्रेशर बन जाता है, और उसी प्रेशर की वजह से द इंटाइन विल कम आउट. जो पोलन ग्रेन की इंटरनल वॉल है, दैट इज इंटाइन, वो एक ट्यूब या आउटग्रोथ की फॉर्म में बाहर आ जाती है और बना लेती है पोलन ट्यूब. तो यहाँ क्या बन चुकी है? पोलन ट्यूब. ये पोलन ट्यूब किसने बनाई? इंटाइन ऑफ द पोलन ग्रेन. किसने बनाई? इंटाइन ऑफ द पोलन ग्रेन. बाहर हम बना लेते हैं एक्साइन. ये एक्साइन है, और एक्साइन के किसी भी एक जर्म पोर से इंटाइन एक आउटग्रोथ की तरह बाहर निकल जाती है और बना लेती है पोलन ट्यूब. ये बन चुकी है पोलन ट्यूब. अब पोलन ट्यूब का बनना बहुत ज़रूरी है, और पोलन ट्यूब के साथ बहुत सारे फैक्ट्स भी जुड़े हैं. तो सारी चीज़ों को हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है. तो जब हम बात करते हैं पोलन ट्यूब के बनने से, क्या होता है यहाँ पे? पोलन ट्यूब के बनने से यहाँ पे पोलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है और वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस है, वो पोलन ट्यूब में माइग्रेट करेंगे. पोलन ट्यूब में पहले माइग्रेट करेगा ट्यूब न्यूक्लियस. पहले माइग्रेट करेगा ट्यूब न्यूक्लियस, और उसके पीछे आएगा जनरेटिव न्यूक्लियस. ट्यूब न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस. ट्यूब न्यूक्लियस या
वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो पहले कौन आया? पहले आया ट्यूब न्यूक्लियस। उसके पीछे पीछे कौन आ गया? उसके पीछे पीछे आ गया जनरेटिव न्यूक्लियस। उसके पीछे आ गया जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ट्यूब न्यूक्लियस जो है उसने क्या किया? उसने प्रमोट किया पोलन ट्यूब की ग्रोथ को, और उसने एपिकल पोजीशन को भी या टर्मिनल पोजीशन को भी प्रमोट किया कि इसको इसी दिशा में आगे बढ़ना है टूवर्ड्स ओव्यूल। तो इसी दिशा में आगे बढ़ना, इसी डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ना है, ये डिसाइड करवाने वाला कौन सा न्यूक्लियस है? ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस है। ये जो जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, और ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, माइटोसिस से डिवाइड करेगा और बना लेगा टू सेल्स, जिनको हम बोलेंगे टू मेल गैमीट्स। तो एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये आगे जाके 2 फीमेल गैमीट से फ्यूज करते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एंजियोस्पर्म का एक पर्टिकुलर फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जनरेटिव सेल ने माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाए? 2 मेल गैमीट बनाए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ट्यूब न्यूक्लियस नीचे जा रहा है, प्रमोट कर रहा है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को, और जो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके मेल गैमेट बना रहा है। अब यहाँ पे जो पोलन ट्यूब बन रही है, इस तरीके से जो पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल आ रही है, इस पोलन ट्यूब को बनाने में या इसकी ग्रोथ के लिए बोरॉन एंड कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसमें से जो मेन है दैट इज बोरॉन। 2022 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट responsible for the growth of the pollen tube towards ovule. The answer is boron. होते दोनों हैं। टेम्परेचर 20 to 30 डिग्रीज चाहिए होता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए। तो पोलन ट्यूब बननी जरूरी क्यों है? एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मेल गैमीट बने हैं, इनको जाना है फीमेल गैमीट तक। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्लांट्स में दोनों नॉन मोटाइल हैं। यहाँ पे हम फिलहाल मेल गैमीट की बात कर रहे हैं, तो मेल गैमीट्स नॉन मोटाइल हैं, तो इसीलिए इनको नीचे आने के लिए एक सहारे की जरूरत पड़ेगी, दैट इज पोलन ट्यूब। वो सहारा कौन है? वो सहारा है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इन दोनों मेल गैमीट्स को ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा देगी। पोलन ट्यूब के बनने के लिए बोरोन एंड कैल्शियम दोनों जिम्मेदार हैं, बट ज्यादा कौन है? बोरॉन। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर कितना चाहिए पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए, दैट इज 20 to 30 डिग्रीज टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन कैसे आता है कि जब पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल बनती है, जब पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल बनती है तो ये किस टाइप का ट्रॉफिक मूवमेंट है? तो इट इज अ काइंड ऑफ कीमोट्रॉफिज्म और कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज अ काइंड ऑफ कीमोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं प्लांट मूवमेंट में। क्या होता है ट्रॉफिक मूवमेंट? ऐसा मूवमेंट जो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुलाई हो, ऐसा मूवमेंट कहलाता है ट्रॉफिक मूवमेंट। और जब एक केमिकल की तरफ ट्रॉफिक मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम कीमोट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। तो पोलन ट्यूब का बनना एक ऐसा मूवमेंट है जहां पे केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं। अब केमिकल क्यों सिक्रीट हो रहे हैं ये भी सुन लें। जब हम बात करते हैं पोलन ट्यूब नीचे बढ़ रही है, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब जैसे जैसे टुवर्ड्स द ओव्यूल बढ़ती चली जाती है तो केमिकल सिक्रीट करती है। पहले स्टिग्मा रीजन केमिकल सिक्रीट करता है और फिर ये पोलन ट्यूब खुद केमिकल सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे जैसे ही
केमिकल का सिक्रीशन होता है तो स्टिग्मा के आसपास जो टिश्यूज हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्टाइल के जो सॉलिड टिश्यू हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो पोलन ट्यूब जैसे जैसे बनती है वो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज को डाइजेस्ट कर लेती है और नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब पोलन ट्यूब नीचे आती है तो ये एपिकल ग्रोथ शो करती है। क्या शो करती है ये? एपिकल ग्रोथ। जब पोलन ट्यूब के डिस्कवरी की बात आती है तो इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट इज जी.बी. एमिसी ने डिस्कवर किया पोलन ट्यूब को। तो हमने पढ़ा कि पोलन ट्यूब का बनना जरूरी क्यों था। अब जब पोलन ट्यूब बनी है उसने पोलन ग्रेन को रास्ता दिया है आने के लिए, तो वहां पे एक और इसी तरीके से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोलन ग्रेन और पिस्टल ने आपस में किस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड किया, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो उसी टॉपिक को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे, इन दोनों ने आपस में ऐसी क्या केमिस्ट्री बिठाई कि इन दोनों में इंटरैक्शन हुआ। Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen grain. Pollination हो गया, वो एयर से हुआ दैट इज अनीमोफिली, किसी इंसेक्ट से हुआ एंटेमोफिली। कैसा भी पॉलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन नेचर में बहुत सारे हैं। अब ये प्लांट डिसाइड नहीं कर पाते या कोई पॉलिनेटिंग एजेंसी हमेशा डिसाइड नहीं कर पाती कि एक पर्टिकुलर टाइप के पोलन ग्रेन को एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज पे माइग्रेट करा दिया जाए। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सेम स्पीशीज में पॉलिनेशन हो सकता है कि राइट स्पीशीज मिल चुकी है, हो सकता है ना भी मिले। तो पहली लाइन क्या कह रही है? पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। राइट टाइप ऑफ पोलन का मतलब क्या है कि जब स्पीशीज सेम है तो एक्सेप्टेंस होगी, पोलन और पिस्टल के बीच में आपस में एक्सेप्टेंस होगी, बट ऐसा नहीं है तो इनकॉम्पैटिबल है। ऐसा है तो कॉम्पैटिबल टाइप ऑफ पोलन है। तो अगर सेम स्पीशीज का पोलन आया और पिस्टल ने कहा कि हाँ तुम्हें मैं एक्सेप्ट करती हूं, तो दैट इज द compatible type of pollen। अगर नहीं है that is incompatible type of pollen। So the compatible type of pollen कहाँ से आया? of the same species as the stigma। जिसकी स्टिग्मा है उसी स्पीशीज का अगर पोलन है तो दैट इज compatible type। राइट टाइप ऑफ पोलन, क्या बोलेंगे इसको? राइट टाइप ऑफ पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा। सही पोलन स्टिग्मा पे लैंड किया है। Often the pollen of the wrong type, अब wrong type का पोलन क्या है? From the other species, किसी दूसरी स्पीशीज का पोलन आ गया, और from the same plant, खुद सेम प्लांट में भी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है कई बार, तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इनकॉम्पैटिबल या इनकॉम्पैटिबल। अगर प्लांट में खुद की स्पीशीज के पोलन ग्रेन को भी एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको हम कहेंगे सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। और अगर स्पीशीज दूसरी है, कोई और ही पोलन ग्रेन लैंड कर गया है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? इनकॉम्पैटिबल। जैसे आप देखते हैं कि नेचर में बहुत सारी स्पीशीज है। अगर हम आम का ही देखें, मैंगो का देखें, तो मैंगो की भी वैरायटी है। हापुस काम दैट इज अल्फेंसो मैंगो, और भी वैरायटी है आम की। तो मान लीजिए अल्फेंसो और अल्फेंसो के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दोनों ही सेम स्पीशीज के हैं, तो राइट टाइप का पोलन राइट स्टिग्मा पे लैंड किया है। अल्फेंसो मैंगो का अल्फेंसो मैंगो पे ही पोलन ग्रेन लैंड किया है, तो दैट इज कॉम्पैटिबल। अगर नहीं किया है, कोई और मैंगो की स्पीशीज का आ गया, एप्पल की स्पीशीज का आ गया, किसी अदर स्पीशीज का आ गया, तो हम उसको बोलेंगे इनकॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन। द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। पिस्टल के पास ये अधिकार है, ये एबिलिटी है कि वो समझ जाती है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये राइट स्पीशीज का है या नहीं, वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप कॉम्पैटिबल और द रॉन्ग टाइप
इनकॉम्पैटिबल। तो स्टिग्मा समझ जाती है कि पोलन ग्रेन कंपैटिबल है या इनकॉम्पैटिबल है। इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, अगर ये राइट टाइप का है तो पिस्टल बिल्कुल उसको वेलकम करती है। अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टल उसको वेलकम करती है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपक जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, शुगर एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, उसका इंटरनल कंटेंट बढ़ जाता है और पोलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू हो जाती है। दैट इज द राइट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन. So, if it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes the post-pollination event fertilization. पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब बनने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि मेल गैमीट्स भी बनेंगे और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा अगर राइट टाइप का पोलन है तो। अगर राइट टाइप का पोलन नहीं है, रॉन्ग टाइप का पोलन है, तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगा, ना तो वो उसको जर्मिनेट होने देगा और न ही पोलन ट्यूब बन पाएगी. सो इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन. वो पोलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, वो बिल्कुल मना कर देगा मॉइस्चर देने से, बिल्कुल मना कर देगा शुगर देने से. पिस्टिल बिल्कुल भी अपने मिनरल न्यूट्रिएंट पोलन को नहीं दे पाएगी. So prevent the germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. Pollen tube भी नहीं बनेगी. The ability of the pistil to recognize the pollen is the result of continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. होता क्या है कि pollen grain आया, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे पोलन ने लैंड किया, ये पोलन ग्रेन ने लैंड किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दोनों के बीच में, पोलन ग्रेन के बीच में भी और स्टिग्मा के बीच में भी एक इंटरैक्शन होता है. क्या होता है? कॉन्टिन्यूस डायलॉग, एक कॉन्टिन्यूस इंटरैक्शन होता है, केमिकल इंटरैक्शन होता है, और इस केमिकल इंटरैक्शन की वजह जो है दैट इज द केमिकल कंपोनेंट्स. इसकी वजह है कि पोलन ग्रेन ने जो केमिकल्स बनाए और जो स्टिग्मा ने केमिकल्स बनाए, तो दोनों ने ही अपना अपना काम किया. पोलन ग्रेन ने भी कुछ सिक्रीट किया, पिस्टिल ने भी कुछ सिक्रीट किया. पिस्टिल के किस पार्ट ने? स्टिग्मा ने भी कुछ सिक्रीट किया. तो दोनों के केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से ये इंटरैक्शन पॉसिबल हो पाएगा. सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. द डायलॉग इज, डायलॉग बिटवीन किस किस के बीच में हो रहे हैं? द डायलॉग बिटवीन द पोलन एंड द पिस्टिल. जैसे अगर हमें किसी से बात करनी है तो हम उससे कम्युनिकेट करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन होता है. सामने वाला कुछ बोलता है तो हम सुनते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है. दैट इज द वर्बल इंटरैक्शन. एक वर्बल डायलॉग डिलीवरी होती है दो लोगों के बीच में, दैट इज कम्युनिकेशन. और अगर हम इसको बोले तो इंटरैक्शन भी बोल सकते हैं. उसी तरीके से जब पोलन और पिस्टल आपस में केमिकल सिक्रीट करते हैं तो इसको हम कहते हैं डायलॉग कम्युनिकेशन, डायलॉग इंटरैक्शन. एंड दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय, अब वो बोल तो सकते नहीं हमारी तरह, तो वो कुछ केमिकल बनाते हैं. सो द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन. किसके केमिकल कंपोनेंट्स? पोलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल. तो पोलन और पिस्टिल के बीच में क्या होता है, किस तरीके से इंटरैक्शन होता है? केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से इंटरैक्शन होता है. केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से आपस में दे इंटरैक्ट. ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन, पोलन डिपोजिशन से लेके पोलन ट्यूब के बनने तक, पोलन डिपोजिशन से लेके पोलन ट्यूब के बनने तक जो भी इंटरैक्शन होता है, जो भी केमिकल डायलॉग इंटरैक्शन होता है, उसी को ही हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. पोलन और पिस्टल का आपस में इंटरैक्शन.
The pollen pistil interaction is mediated by chemical components of the pollen and the pistil. ये हम पढ़ चुके हैं कि दोनों के बीच में कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, एक केमिकल कंपोनेंट की वजह से दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. The pollen pistil interaction is a dynamic process. बड़ा ही डायनामिक प्रोसेस है, involving the pollen recognition followed by promotion or the inhibition of the पोलन. एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें दोनों डिसाइड करते हैं और बेसिकली पिस्टिल की स्टिग्मा डिसाइड करती है कि पोलन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. तो अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्टेंस, अगर नहीं करना है तो रिजेक्शन. जब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडर्स की, तो जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं. तो हाइब्रिड प्लांट कैसे बनाएंगे? मान लीजिए पिस्टिल ने मना कर दिया इंटरैक्ट करने से कि भाई मैं तो नहीं करना इसके साथ इंटरैक्ट, क्योंकि ये मेरा कॉम्पैटिबल पोलन नहीं है. तो जब कॉम्पैटिबल पोलन नहीं होता फिर भी स्पीशीज तैयार करनी होती हैं जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड स्पीशीज. तो इंटरैक्शन मैन्युअली या मैन्युपुलेट करके कराया जाता है. और जब इंटरैक्शन को मैन्युपुलेट कर दिया जाता है, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन को मैन्युपुलेट कर दिया जाता है, तो बनती हैं हाइब्रिड स्पीशीज. और हम देखते हैं कि अभी कितनी सारी हाइब्रिड स्पीशीज हम हर वैरायटी में बना चुके हैं. और ये जो हाइब्रिड स्पीशीज हैं ये एक्सेप्टेड हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं. तो हमने क्या किया, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन को मैन्युपुलेट कर दिया, या हम ये कह सकते हैं हमारे डिजायर के हिसाब से उनको बदल दिया. So this is all about the pollen pistil interaction. तो अगर साधारण भाषा में समझे तो हम क्या बोलेंगे कि पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे चिपका, तो स्टिग्मा ने अगर एक्सेप्ट किया तो कंपैटिबल पोलन था, नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया तो इनकंपैटिबल पोलन था. अगर स्टिग्मा ने एक्सेप्ट कर लिया तो पोलन ट्यूब बनना शुरू हो गई. अब पोलन ट्यूब के बनने के लिए क्या क्या जरूरी है हम सब पढ़ चुके हैं. इसके बाद आगे क्या होने वाला है, दिस इज ऑल इन द फर्टिलाइजेशन.